एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बताने जा रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को सभी को नॉलेज होगा इसके रिगार्डिंग कि आरआरबी, यस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024 जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आ चुकी है। एंड देखिए, इस साल कितनी सारी वैकेंसीज आई हैं। ईएसआईसी की, डी ट्रिपल एस बी की, नॉर्सेट की अभी रिसेंटली आई है, और जो तो एक्सपेक्टेड थी ही कि आनी ही है। और अभी आरआरबी ने भी वैकेंसी निकाल के ना एक मतलब बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा कर दिया। तो जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट लाइक प्रीशियस अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो वो ये एग्जाम देके, अच्छे से एग्जाम देके वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को एंटायर डिटेल में दूंगी कि इस वैकेंसी जो ये आई है इसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए, और इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसकी फीस कितनी है, फॉर्म एप्लीकेशन की फीस कितनी रहेगी, और इसका जो अप्लाई करने का फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो कौन सा है, कहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है। फिर उसके बाद फॉर्म स्टार्ट होने की डेट कब आएगी, एंड लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट कब है, या फिर अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स, नर्सिंग सब्जेक्ट्स, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स का कितना कितना प्रपोर्शन रहता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रेलवे रिक्रूटमेंट जो है इसमें जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है इसमें जो सैलरी है वो कितनी रहती है। यस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में नर्सिंग की जो सैलरी है इंडिया में अच्छी है, काफी अच्छी है। एक हैंडफुल ऑफ सैलरी भी पीपल आर गेटिंग, लाइक इफ वी आर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत सैलरी बहुत कम है। तो इसके अलावा नर्सिंग अगर आप जॉब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के उस अंडर करते हो तो जो पर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एन नंबर ऑफ पर्क्स हैं। आपको हर एक जॉब में उस जॉब के अकॉर्डिंग तो पर्क्स मिलते ही हैं, बट आरआरबी में क्या क्या पर्क्स हैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2024 की आ चुकी है। एंड इससे पहले ही कब आई थी, आई थिंक 2019 में आई थी ये वैकेंसी लास्ट टाइम। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 713, 713 वैकेंसीज हैं। और ये 713 वैकेंसीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें 80-20 वाला कुछ भी नहीं है। तो लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आरआरबी का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें आपको 80-20 वाला जो ये रूल है इसमें आपको उस चीज से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात है कि फॉर्म को जो फिल करने का जो लिंक है वो कौन सा है, दैट इज HTTPS इंडियन रेलवेज डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। बट ये फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, ये स्टार्ट होगा 17 अगस्त 2024 को। 17 अगस्त को ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसकी लास्ट डेट कब है, दैट इज 16 सितंबर। मतलब 1 मंथ का टाइम है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए, तो टोटल 1 महीना है। बट फिर भी मैं कहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए ताकि आपको जो सेंटर्स हैं वो अपने मतलब नियर बाय एरिया में मिल सकें, ताकि एग्जाम देने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। हर वक्त मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि सेंटर अगर नज़दीक का हो तो हमें एग्जाम से पहले की जो एक हफ्फल शफल होती है, ये हरासमेंट नहीं सहन करनी पड़ती, जिसकी वजह से जो हमारा फुल कंसंट्रेशन है वो एग्जाम की तरफ रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मतलब कुछ मार्क्स को लाइक अफेक्ट करते हैं, कुछ मार्क्स इनकी वजह से अफेक्ट होते हैं। डेफिनेटली मैं पूरा दिन, मैंने पिछले दिन ट्रेवल किया होगा, मैं रात को प्रॉपर नींद नहीं ली होगी, तो उसकी वजह से मेरा जो मार्क्स है डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी करके ही आऊंगी। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा फॉर्म टाइम से भरना है ताकि सेंटर नजदीक मिले हमें। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट कैंडिडेट्स की, इट शुड नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 43 ईयर्स। 20 साल से कम ना हो, 43 ईयर्स से ज्यादा ना हो। तो देखिए, एज क्राइटेरिया में भी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है। तो जो लोगों की अभी जैसे काफी सारे बोलते हैं, जैसे नॉर्थ साइड का है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स के बाद कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्म फिल करने का। तो आरआरबी इज गिविंग यू द लाइक अबंडेंस इसमें रिलैक्सेशन एज में 43 ईयर्स। जब मतलब हम सोचना भी छोड़ देते हैं कि मैं कोई फॉर्म फिल करूंगा, तो आरआरबी स्टिल गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप फॉर्म फिल करिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोज हु हैव डन जीएनएम दे आर आल्सो एलिजिबल, दोज हु हैव डन बीएससी नर्सिंग दे आर आल्सो एलिजिबल, एंड दोज हु हैव डन मास्टर्स इन नर्सिंग दे आर आल्सो एलिजिबल इन फिल टू फिल द फॉर्म। तो ये तीनों
जीएनएम, बीएससी और एमएससी तीनों कैटेगरीज वाले जिन भी कैंडिडेट्स ने कर रखा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म फीस। अब फॉर्म भरने की फीस क्या है? तो अगर आरआरबी ने देखिए फॉर्म फीस भी बहुत मिनिमल रखी है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, मतलब 400 and 500 रुपीज तो वीक पीपल कैन स्पेयर टू फिल द फॉर्म। जहाँ पे हम लोग 3-3 हजार के फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहां पे हम 250 और 300 रुपए 500 रुपए का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो मैं यही बात बोलूंगी कि इस बार इस वैकेंसी के लिए प्लीज एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा कि हमने प्रेपरेशन नहीं की है या फिर फॉर्म बहुत महंगा इसीलिए हम नहीं भर रहे हैं, बिकॉज बार बार वैकेंसी नहीं आती है नॉर्सेट की तरह, ये हर साल नहीं आती है, कुछ कुछ सालों बाद आती है, तो प्लीज इस चांस को मिस मत कीजिए। तो फॉर्म की जो फीस है फॉर SC ST फीमेल PWD कैंडिडेट्स के लिए, नॉन एक्स सर्विस मैन के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए इट इज 250 रुपीज ओनली, 250 रुपए है, बहुत मिनिमल फीस है। एंड इसकी मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी फीस की रिगार्डिंग ही आपको, पहले मैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी बता देती हूँ कि इन कैटेगरीज की जो फीस है ओबीसी एंड जनरल की, दैट इज 500 रुपीज। अब इसमें आपने ये देख रहे होंगे कि मैंने रेड कलर से एक पॉइंट हाईलाइट किया आप लोगों के लिए, और इस पॉइंट में क्या है, ₹400 एंड ₹250 रिफंड हु अपियर फॉर सीबीटी। देखिए फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट्स फिल करते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं देते हैं, बट आरआरबी आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप सीबीटी देते हैं तो आपको वो फीस रिफंड होगी। अब वो रिफंड कैसे होगी कि जो तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 500 रुपीज में से 400 रिफंड हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ आपने 100 रुपीज ही फीस पे की है उस एग्जाम की। एंड बाकी जितने भी ये कैटेगरी वाले हैं 250 रुपीज अगर आपने पे किए हैं उस फीस के, तो आपको 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक देखिए एग्जाम सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड बेसिक मेडिकल रहता है, लेकिन एक रहता है कि आई विजन का रहता है। तो विजन में आप लोगों का कैसा रहना चाहिए, जो डिस्टेंस विजन है और नियर विजन, दो टाइप के होते हैं ना, एक डिस्टेंस विजन और एक नियर विजन। जो डिस्टेंस विजन है इट शुड बी 6/12 and 6/18 with and without glasses. This one is with glasses and this one is without glasses. And here नियर विजन जो नजदीक की, मतलब अगर हम कुछ क्लोज वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो वो वाली विजन की अगर मैं बात करूं तो इट शुड बी 0.6 और 0.6 का दोनों के साथ विद एंड विदाउट ग्लासेस आपको एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी बेसिक वाली। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि फॉर्म फिल कर तो दिया, अब पढ़ना क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि पढ़ना क्या है। देखिए जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है, देखिए हर एग्जाम का स्टैंडर्ड एक अपने तरीके का रहता है, जैसे नॉर्थ सेट का थोड़ा हाई स्टैंडर्ड रहता है, एग्जाम का टफ रहता है। तो अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो इतना टफ नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब अगर हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, ये बेसिक बेसिक चीजें अगर हम कवर कर लेते हैं अलोंग विद नर्सिंग, हमें अलग से अगर रीजनिंग मैथमेटिक्स वगैरह या जो मैं बेसिकली बोलूँ कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनको कवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये रैंक और आप ये सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो अब उसी के बारे में आपको बताऊंगी द एंटायर प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसको सबसे पहले हमने सीबीटी देना होता है, फॉर्म फिल कर लिया, एडमिट कार्ड आ गए, तो हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहता है वो टोटल होगा 100 क्वेश्चन का, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आप लोगों को। तो जो हर एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका टोटल। तो उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, क्वालिफाई हो जाते हैं उसमें, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो खैर बाद की बात है, तो पहले एग्जाम देना है जो कि 100 नंबर का होगा। तो उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, ऐसा कोई चांस नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि अगर मेरे 3 क्वेश्चन गलत हैं तो मेरा अप्रोक्सीमेट 1 नंबर गया। तो नेगेटिव कम करने हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, ईएसआईसी, चाहे DSSB, चाहे नॉर्सेट है, तो नेगेटिव आपने हमेशा कम करनी है अगर आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो। देन उसके बाद जो क्वेश्चन के टाइप है वो किस तरीके से रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 ऑप्शन होंगी हर एक क्वेश्चन की। एंड इसकी सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात क्या है आरआरबी के एग्जाम की, जो इसमें एग्जाम्स है वो जो इसमें क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी नहीं होते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस की जो लेंथ है ना वो एक 1 लाइनर होते हैं, तो आप इजीली फटाफट पढ़ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मतलब आपका जो
अटेंशन है वो इधर उधर भटकेगा नहीं। तो दो दो तीन तीन चार जो लाइन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी तरह अगर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आप एक बार पढ़ के ही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम लिमिट की। देखिए, टाइम लिमिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें हमेशा कंसिडर करना है व्हाइल प्रैक्टिसिंग एट होम और व्हाइल गिविंग एग्जाम। जब हम एक्चुअल में एग्जाम देने जाते हैं हमने वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट अपनी अच्छी रखनी है, और जब हम घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखनी है। जब हम घर पे प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट अच्छी करेंगे तभी हम एग्जाम में अच्छी कर पाएंगे। तो इसका जो टाइम है अप्रोक्सीमेट वो कितना रहेगा, 90 to 120 मिनट्स का रहेगा। तो 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि रूल अभी चेंज हुआ है या फिर कुछ भी अगर उन्होंने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं तो उसके हिसाब से, बट अदरवाइज 90 to 120 मिनट्स इज अप्रोक्सीमेट टाइम व्हाट दे आर गिविंग। अब पढ़ना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर भरा है तो हमें पता भी होना चाहिए ना कि पढ़ना क्या है। नर्सिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, नॉन नर्सिंग पढ़ने हैं, बट उनमें भी क्या क्या पढ़ना है। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो बाकी पेपर्स में पढ़ रहे हैं सब कुछ वही पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा डीप डीप और बहुत डिफिकल्ट नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक पढ़ना है। ठीक है। देन मेंटल हेल्थ जैसे साइकाइट्री नर्सिंग, देन ऑब्स एंड गाइनी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अपनी फार्मा पढ़नी है, आपको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल आपके फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बेसिक चीजें आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड देन पीडियाट्रिक्स। अदर देन दैट जो नर्सिंग में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइकोलॉजी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी में थ्योरीज होती हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए, देन नर्सिंग एजुकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुछ सब्जेक्ट्स में जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आपने इनको भी कवर करना है। जैसे नर्सिंग एजुकेशन में नर्सिंग की थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया तो डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा होगा ना कहीं पे भी इधर उधर, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये है, तो आपका एक नंबर सिक्योर हो जाता है और वहीं से आप सीट निकाल के ले जाते हो। नेक्स्ट है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा दैट इज ऑफ 30। मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, तो 30 रहेगा, और जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं वो 70 क्वेश्चन नर्सिंग के रहेंगे, 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के रहेंगे। जो 30 नॉन नर्सिंग वाले हैं उनमें क्या क्या आएगा, आपका जर्नल साइंस जो बहुत बेसिक सी साइंस होती है आपकी वही आएगी, देन जर्नल अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल रीजनिंग, देन जर्नल अवेयरनेस। इन सारी चीजों का प्रोपोर्शन 10-10-10 रहेगा। तो अगर मैं बात करूं जैसे रीजनिंग वगैरह के, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, सब जहाँ कहाँ पे हम लूज करते हैं अपना जो स्कोर है वो है हमारा रीजनिंग का। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के, आई हैव गिवन दिस एग्जाम, तो किस कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इस ट्रेन की स्पीड इतनी है, सामने वाली ट्रेन की स्पीड इतनी है, पटरी की लेंथ इतनी है, तो वो कितने उसमें ये डिस्टेंस कवर करेंगी या किस स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और एग्जाम्पल्स अगर मैं आप लोगों को दूं इससे रिलेटेड जो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो आते हैं, या फिर एचसीएफ वगैरह, एलसीएम और एचसीएफ वगैरह के क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर मैं आप लोगों को दूं कि इतने नंबर ऑफ पीपल हैं वो इतना काम इतने आवर्स में कर रहे हैं या फिर इतने दिनों में कर रहे हैं, तो बताओ इतने कैंडिडेट्स हैं जो इतने नंबर ऑफ पीपल हैं वो ये वाला काम कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ना टेक्निक रहती है इनको सॉल्व करने की, ऐसा कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है जो आप मंत्र लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक ट्रिक है, एक टेक्निक है, वो आपको सीखनी है। अगर आप लोग वो सीख लेंगे तो आप लोग ये सारे, तो आप एक चीज की इसके लिए आपने क्या करना है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए या फिर बुक्स रेफर कर सकते हैं जहाँ पे बताया जा रखा होगा। तो आपने ना हर टाइप का एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करिए। आपको एक बार ट्रिक आ गया, पहले टेक्निक सीखने के लिए एक एक दो दो क्वेश्चन कर लीजिए, जब आपको टेक्निक वो ट्रिक आ जाएगा फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये मैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और मैं आपको हार्डली बताऊं तो 3 to 4 डेज में आप मतलब ये वाला पोर्शन अपना कवर कर सकते हो। तो ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। चलो आपने कवर कर लिया, अब सैलरी की बात करते हैं। चलो कितनी सैलरी मिलेगी, कितना क्या मिलेगा। जो सैलरी है, जो बेसिक पे है दैट इज 44,900 आप लोगों को मिलेगा। तो इसके अलावा जो कुछ अलाउंसेस हैं वो भी मिलते हैं। सिमिलरली जैसे अलाउंसेस हम लोगों को एम्स में मिल रहे हैं या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, चाहे वो ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स हैं या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अलाउंसेस आपको वहां मिल रहे हैं, सिमिलरली
RRB is also giving the same allowances to their employees. HRA मिलता है आप लोगों को, और आपको बाकी ट्रेवल अलाउंसेस मिलते हैं, जितने भी सारे अलाउंसेस हैं आपको, सब कुछ ड्रेस अलाउंस ये वो सो XYZ सब मिलता है, ठीक है। तो अलाउंसेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और सैलरी की भी बहुत ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं है हमारे एम्स की सैलरी से या फिर अदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सैलरी से। हार्डली 3 या 4 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बट 3 to 4,000 लाइक इट्स ओके, इट्स काइंड लाइक मैनेजेबल है कि ठीक है 3-4 हज़ार कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते हैं। पर्क्स में बताऊं, अगर पर्क्स की बात करें या फिर और बेनिफिट्स अगर मैं बोलूं, देखिए जो आरआरबी है ना, आरआरबी की जॉब आपको लाइक इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपको मिलेगी, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक ट्रांसफरेबल जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ट्रांसफर होगा, बट येस इट इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो आप घूम सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, आपको ऑल ओवर इंडिया ट्रेन की टिकट्स फ्री हैं, वाह आपकी जो फैमिली है, दोज लाइक आपके जो बेनिफिशरीज हैं इसके अंडर, आपके जो बेनिफिशरीज हैं, जैसे अगर आपके स्पाउस, आपके किड्स, आपके पेरेंट्स, तो उनको आप ऑल ओवर इंडिया में जितना भी रेलवे का आपका जितना भी एक्सपेंस है वो फ्री है। देखिए कितना सही, सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज हम लोगों को, अगर मैं एम्स की बात करूं, तो हम लोगों को स्टार्टिंग के 8 ईयर्स तक एक साल में एक बार होम टाउन एलटीसी मिलती है, और 4 साल में एक बार ऑल ओवर इंडिया एलटीसी मिलते हैं, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। लेकिन आरआरबी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द लाइक एंटायर इंडिया घूमने के लिए आपको टिकट्स फ्री मिल रही हैं, तो इससे अलावा मतलब मैं नहीं समझती कुछ और चाहिए होगा। अच्छी चीज़ है। देखिए ये सारी चीज़ें ना मोटिवेशन होती हैं, बिकॉज प्रिपरेशन हम सभी कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम भी क्रैक करते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि यार नहीं, मुझे ये बेनिफिट्स पाने हैं तो मुझे और हार्ड वर्क करना ही करना है, बिकॉज दिस वे एंड दैट वे सैलरी तो हमें किसी भी जॉब में मिल जाएगी। तो कुछ चीज़ें हम करते हैं कि हाँ ठीक है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप और अच्छे एफर्ट्स डालें एग्जाम के लिए। देन क्वार्टर्स की बात करें, एचआरए भी मिलता है हाँ, बट क्वार्टर्स भी आपको मिलते हैं। और आरआरबी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको इजीली क्वार्टर मिल जाते हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जैसे अब हम लोग ही हैं, हमें पता नहीं, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 4.5 साल हो गए एम्स में, और पता नहीं कब क्वार्टर मिलेंगे, और पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं। तो देखिए ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। बट आरआरबी में ऐसा नहीं है, आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे क्वार्टर्स भी, आप किसी भी लोकेशन में होंगे आपको ईजिली मिल जाते हैं, तो एक सबसे अच्छी चीज़ है। और बहुत अच्छे क्वार्टर्स रहते हैं इनके, और बहुत कोई हाई टावर जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्वार्टर्स नहीं है, नॉर्मल जैसे घर होता है वैसे वाले क्वार्टर्स हैं। एक अच्छा सा आंगन होता है, सब कुछ अच्छे से रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी रिगार्डिंग आरआरबी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आप लोगों को जो वर्कलोड है आरआरबी में बहुत कम है, ऐसा वर्कलोड हैवी नहीं है जैसे एम्स में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या फिर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी वर्कलोड है। तो आरआरबी का वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी रिलैक्स जॉब है। और इतना ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है। बाकी वंस इन अ व्हाइल तो देखिए चलता रहता है, तो वो तो कहीं पे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बट अदरवाइज आरआरबी की जॉब बहुत अच्छी है। सो गाइज जल्दी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बट इसके लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है या फिर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, मॉडरेट, मॉडरेट से भी थोड़ा कम रख लो, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है उस तरीके का आता है। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता, बहुत रिलैक्स एग्जाम होता है। तो घबराना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कोई डाउट है तो कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और आई विल ऑलवेज ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।